हेलो दोस्तों, हम लोग 1 से 3 तक के सारे फार्मूलों को तैयार कर चुके हैं। अब आते हैं, आज हमारा चौथे चैप्टर की बारी है। चौथा चैप्टर है हम लोगों का द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है हमारा ax² + bx + c = 0। यहाँ पर जो हमारा ABC है वो कोई भी वास्तविक संख्याएँ हैं और x क्या है हमारा यहाँ पर, ये है हमारा चर बोले तो वेरिएबल है ना। तो और ये ABC क्या है, अचर है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो है गुणनखंड विधि से मूल निकालना। गुणनखंड विधि से मूल निकालना हम लोग बहुत ही सीख चुके हैं, ये दूसरे चैप्टर में भी सीख चुके हैं। इसको रखते हैं, आप इसको सीख चुके हैं, इसको छोड़ते हैं। इसके बाद तीसरा है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर -b + -√b² - 4ac/ 2a। ये माइनस का b यहाँ से आया है और c यहाँ से आया, मतलब कि ABC जो है यहाँ की ही वैल्यू है, उठा करके इसमें रख देंगे। तो एक गुणनखंड विधि से हम लोग मूल निकाल लेते हैं। अगर गुणनखंड विधि नहीं लग रही है तो फिर हम लोग श्रीधराचार्य का यूज कर सकते हैं। इसके बाद विविधकर हमको बताता है कि मूलों की प्रकृति। क्या बताता है? मूलों की प्रकृति। अगर विविधकर हम लोग निकालना है, विविधकर का फार्मूला होता है d बराबर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट अगर हम लोग का आ रहा है ग्रेटर देन 0 बोले तो अगर डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है और पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल 4 हो गया, 9 हो गया, इस तरीके से है, तो फिर जो हमारा मूलों की प्रकृति होगी वो क्या होगी? वो होगी वास्तविक और परिमेय। लेकिन अगर हमारा मूल जो है यानी d का मान धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा d बराबर आ गया है 3, ये धनात्मक तो है, ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो फिर हमारे मूल कैसे होंगे? वास्तविक और अपरिमेय हो जाएंगे यहाँ पर। यानी कि जब पूर्ण वर्ग है तो परिमेय, पूर्ण वर्ग नहीं है तो फिर अपरिमेय। ठीक। इसके बाद अगर d हमारा 0 के बराबर है, विविधकर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 के बराबर है, तो हम कहेंगे कि हमारे मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। 0 के बराबर तो बराबर से बराबर याद कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविधकर 0 से कम है यानी ऋणात्मक है, क्या है? ऋणात्मक है, तो फिर हमारे मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो ये है अपने चौथे चैप्टर के बाद पांचवें चैप्टर समांतर श्रेणी। इसे शॉर्ट में बोलते हैं AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में पहले पद को हम लोग A से डिनोट करते हैं और जो डिफरेंस होता है इसीलिए दूसरे को A + D और तीसरे को A + 2D और चौथे को A + 3D। अगर हम पांचवें पद की बात करें तो पांचवा पद हो जाएगा क्या? A + 4D, यानी कि एक उससे कम करके D जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल फिर से एक बार देखते हैं, अगर ये देखिए तो तीसरा पद है, तीसरे पद के लिए A + 2D। ठीक है, तो ये हम लोग की समांतर श्रेणी होती है। अगर हम कहें कि समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला क्या होता है, तो an बराबर A + n-1D। an बराबर A + n-1D। यहाँ पर A क्या है? तो A है हम लोग का प्रथम पद यानी पहला पद, जैसे कि यहाँ पर पहला पद हम लोग का 2 है ना। और D क्या है? तो D है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब कि कहीं भी, जैसे ये पद है, इसके पहला पद है, ये हो गया हमारा A3, ये हो गया हमारा A2, A3 में से A2 घटाए, मतलब कि 2 क्रम से आने वाले पदों का डिफरेंस यानी कि A2 - A1 हमारा क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस बोले तो समांतर, सार्वंतर है ना। इसके बाद अगर हमसे कह दिया जाए कि अंत से, ये श्रेणी है, शुरुआत से पहला पद तो अन्य पद निकाल लेंगे। अगर कहा जाए कि ये श्रेणी है, इसके अंत से दूसरा पद निकालो, तीसरा पद निकालो, चौथा पद निकालो, तो अंत से अगर हमको कोई पद निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग वहां पर फार्मूला अप्लाई करेंगे L - n-1D। L क्या है? तो L मतलब लास्ट मतलब अंतिम, L बोले तो लास्ट पद, अंतिम पद है ना। इसके बाद N क्या है? तो N है पद, पहला पद, N की वैल्यू 1, दूसरा पद, पदों की संख्या यानी क्या होती है? n होती है। पदों की संख्या क्या होती है? n होती है। और D क्या है? D है हमारा कॉमन डिफरेंस। इसके बाद n पदों का योगफल। n पदों के योगफल को हम लोग SN से दिखाते हैं। S मतलब सम ऑफ n टर्म्स है ना। अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, n पदों का योगफल निकालना है, तो उसका फार्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1D। यहाँ पर सब वही ऊपर ही वाले हैं, n भी पता है, पदों की संख्या A प्रथम पद है, A वही n हो गया, पदों की संख्या D सर्वांतर। इसके बाद इसी से ये फार्मूला निकल कर आया है A + an, SN बराबर n/2, यहाँ पर A + an। देखो जरा यहाँ पर 2a है,
एक बार ए लिख दिया गया और एक बार हम लोगों ने लिख रखा है कि an बराबर a प्लस एन माइनस 1d इतना सेम है, तो एक ए और एक्स्ट्रा ऐड हो तो यहाँ पर क्या आ गया an आ गया। तो यहाँ से फार्मूला ये बना Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। इसके बाद अगर हमारे पास दो पद है, फॉर एग्जाम्पल 4 और 5, हमसे कहा गया कि इनका समांतर माध्य निकालो, 4 + 5 करके इनको 2 से डिवाइड कर देना है। यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ कि a और b का समांतर माध्य क्या होता है, a और b को जोड़ करके उनको 2 से डिवाइड लगा देना है। यहाँ पर एक लास्ट जो फार्मूला बन रहा है वो ये हमारे पास ये फार्मूला दे रखा है an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक, अब है बारी छठे चैप्टर की, जिसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज, जिसकी त्रिभुज का नाम ही होता है ऐसा संरचना जिसमें 3 भुजाएं हो, इसे बोल देते हैं त्रिभुज। इसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, इसे त्रिभुज बोलते हैं, और 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, इन्हें शीर्ष बिंदु बोलते हैं, है ना। अच्छा, अब समरूप और सर्वांगसम इसमें ध्यान से समझना है। समरूप, समरूप का मतलब होता है सम मीन्स समान, और रूप मतलब कि सेफ, रूप मतलब सेफ समझो, है ना। सम मीन्स समान, रूप मतलब जिनके रूप लगभग एक जैसे हों, लगभग नहीं बिल्कुल एक जैसे हों, उन्हें बोलेंगे समरूप। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास एक त्रिभुज है, इसकी भुजा है ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। अब मैं एक त्रिभुज ऐसा बनाता हूँ, जिसकी ये भुजा है 4 और ये है 6 और ये है 8। कहने का मतलब ये है ये दोनों त्रिभुज लगभग एक जैसे हैं, बस इसका दोगुना कर दिया गया है। ये 2 सेंटीमीटर तो ये 4 हो गया, ये 3 है तो ये 6 हो गया, ये 4 है तो ये 8 है। ये दोनों एक ही समान तरीके से देखने में लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी पेप्सी की बोतल है और एक बड़ी पेप्सी की बोतल है, दोनों एक ही कंपनी के हैं, बस एक जो छोटी बोतल है वो एक अनुपात में छोटी कर दी गई है। तो ये दोनों बोतलें क्या हैं, समरूप हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं, समरूप हैं, ठीक है। क्या है, समरूप हैं। समरूप का मतलब कि समान रूप, क्या, समान रूप, जिनका शेप और साइज, देखो जरा ध्यान समझो, अगर शेप एक जैसा है, शेप क्या है, बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन साइज जो है छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है एक छोटा साइज हो, एक बड़ा साइज हो, है ना। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे समरूप। जैसे कि यहाँ पर एक बड़ा है, ये छोटा है ना, लेकिन देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा समरूप। सर्वांगसम किसे बोलते हैं, जिनका शेप और साइज, ठीक है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, यानी कि एकदम बिल्कुल फोटोकॉपी, ठीक। जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं शीशे के सामने खड़ा होकर अपना फोटो देख रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, एक सर्वांगसम फोटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, ठीक। मतलब ऐसी संरचना जो बिल्कुल उसके हूबहू हो, एकदम फोटोकॉपी हो, उसे बोल देंगे सर्वांगसम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इतना ही बड़ा एक दूसरा इधर त्रिभुज बना दें तो हम कहेंगे एक दूसरे के क्या है, ये समवांगसम है। सर्व में समान, अंग मतलब अंग, समान मतलब समान, सर्व अंग समान मतलब कि सब कुछ समान हो, उसे बोलते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसमता, उससे तो अगर दोनों का एक फोटो कॉपी है एकदम एक दूसरे का, तो वो दोनों संरचना क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि जो है, अगर मेरे पास ये एक सर्किल है और ये इतना ही बड़ा एक और सर्किल है, ठीक है, दोनों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, एक के ऊपर दूसरा रखेंगे तो कवर कर लेंगे, है ना। तो हम कह देंगे कि ये दोनों क्या है, सर्वांगसम, बिल्कुल एक जैसे हैं, इसको उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो कवर कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे सर्वांगसम। अगर मैं कहूँ 1 रुपया के 2 सिक्के हैं मेरे पास, दोनों एक ही वाले हैं, मतलब एक ही तरीके के हैं, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। लेकिन एक हमारे पास बड़ा सा सर्किल है और एक छोटा सा सर्किल है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे समरूप, समान रूप है। ये भी सर्किल वो भी सर्किल, रूप समान है, साइज बड़ा छोटा हो गया तो हो जाएगा समरूप। सर्वांगसम का मतलब फोटोकॉपी। अब इस चैप्टर में हमारा आता है क्या, एक आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से बोलते हैं थेल्स की प्रमेय। ये क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, क्या है, कोई त्रिभुज है ABC, हम क्या करते हैं, किसी एक भुजा के समांतर एक कोई दूसरी भुजा खींचते हैं। किसी एक भुजा के हमने भुजा BC के समांतर एक भुजा खींच दी, तो अब जो ये कट कर रहा है इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, ये समान अनुपात में कट करेगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये मैं D पॉइंट लेता हूँ, ये E पॉइंट लेता हूँ, तो ये AD और बटे में BD का अनुपात AE बटे में EC के अनुपात के बराबर में होगा।
ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी। अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूँ इसे क्या, इसे लिख देता हूँ ए डी बटे में ए बी, पूरा इधर पूरा का पूरा। फिर बिल्कुल वैसे ही इधर भी लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसमें लिखूँ क्या ए ई, तो इधर लिखना पड़ेगा ए सी। क्या लिखना पड़ेगा, ए सी। तो ये होता है हमारा क्या, थेल्स की प्रमेय। तो इतना ही है हमारा त्रिभुज में। तो आज के वीडियो में बस इन्हीं 3 चैप्टर को कवर करते हैं, बाकी आगे के चैप्टर आगे की वीडियो में कवर किए जाएंगे। जय हिंद।